हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हिंदी प्रैक्टिस सेट का आज पहला क्लास है, जिसमें सुपर 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। इसमें हम प्रश्न के विस्तृत यानी कि व्याख्यात्मक रूप को भी देखेंगे, जिनसे आपको क्लियर होता चलेगा कि जिस टाइप के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड या उससे ऑप्शनली जितने ऑप्शन हैं उससे संबंधित इसमें सारे उत्तर जो है हम आपको बताते चलेंगे। आपके लिए डेली यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस या वनडे एग्ज़ाम में हिंदी की जहाँ कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे सभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला जो है दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। तो इसमें ये बताना है कि दृश्य बहुत ही मनोरम था। मनोरम जो है इसमें विशेषण का भेद जो है, तो इसमें कौन सा विशेषण है, तो इसमें हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। मनोरम में गुणवाचक विशेषण है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो या प्रदर्शित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला है माधवी अत्यंत सुंदर गीत गाती है, रेखांकित शब्द है। माधवी जो है अत्यंत सुंदर गीत गाती है, इसमें रेखांकित शब्द है। तो इसमें रेखांकित शब्द जो है वह क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण जो है वह अत्यंत में पूछ रहा है। इसमें माधवी अत्यंत में जो है वह क्रिया विशेषण है। अत्यंत में क्रिया विशेषण है। जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 3 भेद किए जा सकते हैं, जिसमें चलिए अगला है उत से निर्मित शब्द है। तो उत से निर्मित शब्द जो है वह उच्चारण है। उत प्लस आचरण मतलब उच्चारण। उत उपसर्ग से निर्मित उच्चारण है। अवकाश में औ उपसर्ग है। उपकार में अपकार में अप है और अध्ययन में अधि उपसर्ग लगा हुआ है। अगला है बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द होगा। तो बच्चा में यदि पन प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो उसमें जो निर्मित शब्द होगा वह कौन सा शब्द बनेगा, तो बच्चा से जो निर्मित शब्द बनेगा वो बचपन बनेगा, बचपन। अब बच्चा में पन जोड़ देने से बचपन बनेगा। पन हिंदी का भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। पन जो है वह हिंदी का भाववाचक तद्धित प्रत्यय है, जिसे संज्ञा या विशेषण में जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे कला विशेषण है, काला विशेषण है। पन यानी कि कालापन। संज्ञा लड़का जो है वह संज्ञा है। पन जो है तो इसका हो जाएगा लड़कपन। अगला है बादल घिर आए और बारिश होने लगी। रचना की दृष्टि से वाक्य है। बादल घिर आए और बारिश होने लगी, तो रचना की दृष्टि से यह संयुक्त वाक्य है। रचना की दृष्टि से इस वाक्य में संयुक्त वाक्य है। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजन अवयव जैसे और, तथा या इत्यादि द्वारा प्रयुक्त होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी कि संयुक्त वाक्य उसे कहते हैं जिसमें और,
तथा एवं इत्यादि आए उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगला है कमल के फूल पर भंवरे मंडराते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें कौन कौन पर्यायवाची नहीं है? इसे हम वेरी इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं या इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसमें जो है जलज भंवरे का पर्यायवाची नहीं है। मधुकर भंवरे का पर्यायवाची है, मधुप भंवरे का पर्यायवाची और भरमर भंवरे का पर्यायवाची है। कमल के अन्य पर्यायवाची भी होते हैं, जैसे सरोज, अब्ज, पंकज, अरविंद, कंज, नलिन, तामरस आदि, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। मधुकर, मधुप, षटपद आदि ये भंवरे के पर्यायवाची हैं। आज आकाश में डाट डाट छाए हैं, रिक्त स्थान की उचित शब्द से पूर्ति कीजिए। तो आज आकाश में जलद छाए हैं, जलद का अर्थ बादल होता है। आज आकाश में यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, जलद रहेगा। आज आकाश में जलद छाए हैं, यानी कि जलद का अर्थ जो होता है वह बादल होता है। आज आकाश में बादल छाए हुए हैं। पूर्ण वाक्य इस प्रकार है, यानी आज आकाश में जलद छाए हैं। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसमें बताना है जीवन जीने की इच्छा को कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि जिजीविषा। जीवन जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा। जिजीविषा वह जिनके चार आनन हों या मुख हों, वाक्यांश के लिए उसे चतुरानन कहते हैं। इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ है। यानी कि इसमें टेढ़ी खीर मुहावरे का सही अर्थ बताना है, टेढ़ी खीर का मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो इसका हो जाएगा कठिन कार्य होना। टेढ़ी खीर होना मतलब कठिन कार्य होना। अगला है मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। रेखा किस शब्द या किस समास का उदाहरण है? तो यह जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। चरण कमल कर्मधारय समास का उदाहरण है। इसमें चरण विशेष है और कमल जो है वह विशेषण है। जिस समास के समस्त होने वाले पद विशेष विशेषण भाव को प्राप्त हों, कर्ता कारक के हों या लिंग वचन के समान हों, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अगला है गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखा के शब्द में कौन सा समास है? यानी कि गंगा तट में कौन सा समास है? तो गंगा तट में जो है वह तत्पुरुष समास है। गंगा तट में तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह जो हो जाएगा वह गंगा का तट, यानी कि गंगा का तट। इसमें तत्पुरुष समास के भेद संबंध तत्पुरुष से है। गंगा का तट जो है इसमें समास का जो भेद है वह संबंध तत्पुरुष से है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तत्पुरुष समास का जो अंतिम पद होता है वह प्रधान होता है। अगला है भंवरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। तो भंवरा का सही पर्यायवाची शब्द जो है वह भ्रमर है। भंवरे का सही पर्यायवाची शब्द जो है वह भ्रमर है।
यानी कि भौरे की पर्यायवाची जो होती है वह भरमर, भौरा, मधुप, मृग, अली, षटपद, द्वैरेफ, मधुकर आदि बहुत सारी इसकी पर्यायवाची होती है। अगला है नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। यानी कि नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। तो इसमें जो है मिश्र वाक्य है। अब मिश्र वाक्य जो है रचना के आधार पर यह मिश्र वाक्य है। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है। अगला है सघोष वर्ण कौन सा है? तो सघोष वर्ण जो है वह हमारा बा जो है या सघोष वर्ण है। बा सघोष वर्ण है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं उसे सघोष, और जिनमें ऐसी झंकृत नहीं होती है उन्हें अघोष कहते हैं। सघोष वर्ण जो होते हैं वो का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, सा यानी कि तीनों सा। और सघोष वर्ण जो होते हैं वो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सभी स्वर यानी कि सभी स्वर होते हैं। प्रत्येक वर्ण के तीसरे और चौथे पांचवें अक्षर होते हैं। और या, रा, ला, वा, हा ये सभी सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगला है ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो इसमें ऊष्म व्यंजन जो है वह हा ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन ये 4 होते हैं जिसमें सा, सा, हा मतलब तीनों सा होते हैं और हा होता है। अगला है सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद जो होगा वह सूर्य प्लस उदय यानी कि पहला इसमें सही है, सूर्य प्लस उदय होगा। अगला है तत्पुरुष शब्द है, तत्सम शब्द है। तो इसमें तत्सम शब्द जो है वह अमृत तत्सम शब्द है। अगला है गोदान के रचयिता हैं। तो गोदान के रचयिता जो हैं वह मुंशी प्रेमचंद जी हैं। यानी कि मुंशी प्रेमचंद की रचना गोदान है। इनकी और कई प्रमुख रचनाएं हैं जैसे गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, कायाकल्प ये सभी इन्हीं की रचना है। इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ भी हैं जैसे मंत्र, ईदगाह, कफन, बड़े घर की बेटी, पूस की रात ये सब इनकी कहानियाँ हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसे ध्यान से समझना और याद भी रखना। एक बार मैं इनकी रचनाएं और कहानियाँ फिर से बोल देता हूँ। इनकी रचना जो है वह गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, कायाकल्प ये इनकी रचना है। और इनकी कहानी जो है वह मंत्र, ईदगाह, कफन, बड़े घर की बेटी, पूस की रात ये इनकी कहानियाँ हैं, प्रमुख कहानियाँ। अगला है स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के लिए रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। यानी कि स्वतंत्रता जो है इसमें कौन सी संज्ञा है, स्वतंत्रता में कौन सी संज्ञा है? तो स्वतंत्रता में भाववाचक संज्ञा है। स्वतंत्रता में भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है। विशेषण शब्द स्वतंत्र में ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण हुआ है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार पर बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। तो इसमें बताना है स्वयं में कौन सा सर्वनाम है, जो स्वयं है इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो स्वयं में
जो है वह निजवाचक सर्वनाम है। स्वयं में जो है वह निजवाचक सर्वनाम है। इसमें प्रयुक्त स्वयं शब्द आपका समानार्थक है, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम आपसे भिन्न है। जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। निजवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिसमें कर्ता का बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है, इसमें आपका समर्थक होता है, यानी कि अपने आप पर समर्थ हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन है, यानी कि जनता में कौन सा वचन है, एक वचन है, बहुवचन है या द्विवचन है। तो इसमें बताना है जनता में कौन सा वचन है। तो जनता में जो है जनता में बहुवचन है। जनता में जो है बहुवचन है, यानी कि बहुवचन जो होते हैं, जैसे जनता हो गया, प्राण हो गया, लोग, दर्शन, आंसू, ओट, दाम आदि, ये शब्द हिंदी में बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि बहुवचन कौन कौन से शब्द होते हैं। तो जनता हो गया, प्राण हो गया, लोग हो गए, दर्शन हो गया, आंसू हो गया, ओठ, दाम इत्यादि शब्द जो होते हैं वो हिंदी में बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। बालक जो है वह इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में डॉट डॉट है। तो इसे बताने से पहले आप लोग चैनल को दोस्तों में शेयर कर दें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए। तो बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में डॉट डॉट क्रिया है। तो इसमें जो है, इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगा, यानी कि सकर्मक क्रिया वह होती है जिसे पढ़ना क्रिया के साथ कर्म पुस्तक की संभावना व्यक्त करता है। पढ़ना जो है वह क्रिया के साथ कर्म जो है वह पुस्तक की संभावना व्यक्त करता है, यानी कि इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे सकर्मक कहते हैं। अगला है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। इसमें ये बताना है कि कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। तो इसमें पैगंबर जो है यह तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, यानी कि बेगम, चेचक, बारूद ये सब तुर्की शब्द हैं। दरोगा, बीबी, कुली, चाकू इत्यादि भी सब तुर्की शब्द आते हैं। लेकिन पैगंबर, नमाज, रोज़ा आदि धार्मिक शब्द अरबी में फारसी के द्वारा लाए गए हैं। अगला है, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है, यानी कि बताना है जल, प्राण, पुत्र जो हैं ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो जल, प्राण, पुत्र जो होते हैं ये वो जीवन के अनेकार्थी शब्द होते हैं। अगला है, उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, यानी कि इसमें कौन सा उपवाक्य है। जो आदमी कल आया था आज भी आया है। तो इसमें विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, इसमें विशेषण उपवाक्य सही है, यानी कि जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह प्रयुक्त हों उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे वाक्य है, जो कल आया था
इसमें विशेषण उपवाक्य है जिसमें जो, जैसा, जितना इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है, इसमें विशेषण उपवाक्य होता है। अगला है कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, यानी कि इसमें कौन सी ध्वनि है जो महाप्राण नहीं है, तो इसमें जा जो है यह महाप्राण नहीं है। इसके अंतर्गत वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण यानी कि खा, घा, छा, झा, ठा, डा, था, धा, फा, भा इत्यादि आते हैं। इसी प्रकार वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इनके अंतर्गत वर्णों के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण आते हैं, यानी कि का, गा, अंगा, चा, जा, झा, टा, डा, ड़ा, ता, दा, पा, बा, मा इत्यादि सब इसके अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं। या, रा, लावा भी जो है ये अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है, यानी कि वैया प्रत्यय जो लगाने से इसमें कौन सा शब्द बना है, तो इसमें खवैया जो है वैया प्रत्यय लगाने से बना है। खवैया, गवैया इत्यादि ये वैया प्रत्यय लगाने से बना है। ईया प्रत्यय से बनने वाले शब्द जो होते हैं वे रखैया, बेचैया, डटैया ये सब इसमें या प्रत्यय लगा है। अगला है निम्नलिखित में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, इसमें बताना है कि देवता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो इसमें किंकर जो है देवता का पर्यायवाची नहीं है। देवता का पर्यायवाची जो होता है वो निर्जर, त्रिदश, निर्वाण, विबुध, देव, अमर, सुर इत्यादि देवते के पर्यायवाची होते हैं, जबकि किंकर जो है वह दास का पर्यायवाची है। दास यानी कि सेवक। अगला है ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है, इसमें बताना है ठेठ हिंदी का ठाठ जो है वह किसकी रचना है, या बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, इसे याद रखना। ठेठ हिंदी का ठाठ जो है वह किसकी रचना है, तो ठेठ हिंदी का ठाठ जो है वह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिअवध की रचना है। अगला है गो प्लस चरित्र की संधि क्या होगी, इसमें संधि बताना है। गो प्लस चरित्र का संधि जो होगा इस संधि क्या है, यानी कि गो प्लस चरित्र जो है वह किसकी संधि है। तो यह जो है इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए ऑप्शन नहीं दिया है, फिर भी इसका जो सही है गौचरित है। गौचरित का संधि विच्छेद जो होगा गो प्लस चरित होगा। तो दोस्तों ये रहा वीडियो, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। बोले हैं केवल